गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस करा था कि बायोटेक्नोलॉजी में किस मेथड के थ्रू हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में जिस टेक्निक को अपन ने पढ़ा था उस टेक्निक को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनः संयोजी डीएनए तकनीक। तो सुनो, सबसे पहले ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनः संयोजी डीएनए क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास एक डीएनए है, समझना बेसिक तौर पे ये आपके पास एक डीएनए है, क्लियर। आपने क्या किया, इस डीएनए को पहले तोड़ा या कट करा, है ना, कट करा। कट करने के बाद आपने क्या करा, इसके अंदर किसी दूसरे जीव या ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपने इसके ऐड कर दिया। ये फॉरेजन डीएनए है ना। तो अब आपने क्या करा, पहले इस डीएनए को कट करा, कट करने के बाद दोबारा आपने इसको ऐड करा, तो इसको अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैं अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले आपने इसको कट करा, कट करने के बाद आपने इसको दोबारा जोड़ दिया, क्लियर। लेकिन आपने यहां पर इसको जो ऐड करा है, ये क्या है, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट है, किसी दूसरे जीव का क्या है, डीएनए पार्ट है, क्लियर। इस तरह के डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाम से रिकॉम्बिनेंट या पुनः संयोजी वर्ड क्यों आया है ना, वो अपने आप में इस टेक्निक को बता रहा है कि यहां पर आपने डीएनए को पहले कट करा और दोबारा आपने इसको क्या करा, रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेशन, री मतलब दोबारा, अगेन आपने उसको ऐड कर दिया, तो इस तरह का डीएनए क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर। अब बात यह है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर। उस दिन तो मैंने आपको बेसिक बताया था, आज अपन स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, इन सब चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे जो मेन टेक्निक है वो है स्टेरिलाइजेशन मेथड, है ना, जीवाणुरोधन तकनीक। वो कैसे करते हैं, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, चाहे वो आपके पास सीजे हो, चाहे आपके पास फोर्सेप हो, चाहे आपके पास पेट्री डिश हो, जो भी इक्विपमेंट जो आप टिश्यू कल्चर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम ले रहे हो, उन सबको आपको क्या है, स्टेरिलाइज करना जरूरी है। अब जो भी इक्विपमेंट है, इसके सरफेस पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, आपको स्टेरिलाइज करना है, तो उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव। ये मैं एक स्लाइड का एक वीडियो बनाऊंगा,
है ना। आजकल मैं आपको उसमें ऑटोक्लेव दिखाऊंगा कैसा होता है ना। लेकिन ये ऑटोक्लेव तकनीक कैसे काम करती है ना। देखो मॉडर्न जिसका मॉडल है वो आज जैसे आपके मैं कहूँ कि आजकल जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर आपको बता दूं बेटा, प्रेशर कुकर में एक कंटेनर होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक विसिल होती है और ये इस तरीके से काम करता है। ये बेसिक है। लेकिन आप देखिए आजकल प्रेशर कुकर के मॉडल कितने तरह के आ गए है ना। उनकी कैपेसिटी कोई 1 लीटर का भी आता है, 3 लीटर का भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है, मे बी इससे ज़्यादा का भी आता होगा प्रेशर कुकर। तो एक तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, दूसरा कंपनी का जो मॉडल है कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। दूसरा आजकल उनमें थोड़ा सा इनोवेशन देखने को मिला है, अलग अलग डिजाइन के आते हैं। आजकल तो कलरफुल प्रेशर कुकर भी आने लग गए। तो मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है ना ऑटोक्लेव का, वो बिल्कुल प्रेशर कुकर की तकनीक पे काम करता है। उसमें होता क्या है, और प्रेशर कुकर है ना, या अपन जो इडली बनाते हैं या फिर अपन जो क्या बनाते हैं, ये ढोकला बनाते हैं है ना, क्या करते हैं अपन उसके नीचे पहले पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद आप जो ट्रे हैं, जो आपकी इडली की जो ट्रे है, इडली है ना, मैं कई बार गलत प्रोनाउंसिएट करता हूँ, इडली बोलता हूँ है ना, इडली, लेकिन सही है इडली है ना। आदत जो पड़ी हुई है वो जल्दी से सुधरती नहीं है। तो जो इडली है उसका सांचे रख देते हो आप लोग और उसको कवर कर देते हो। तो ऐसा ही ऑटोक्लेव के अंदर होता है। मैं प्रेशर कुकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नीचे पानी भर देते हैं, एक जाली होती है, देखो इस तरह से समझने की कोशिश करना। स्लाइड में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा भी दूंगा इस तरह से, ठीक है। ये मान लो इसका स्टैंड है, इसके अंदर से एक जाली लगी रहती है। और इसके ऊपर ऐसे ये एक कवर होता है, क्लियर। यहाँ पर इसके अंदर कितना प्रेशर है, ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है, क्लियर। है ना। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर आपने वाटर भर दिया, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक वायर से इसका कांटेक्ट होता है। अब आपको जो भी इक्विपमेंट है, जैसे आपकी फोर्सेप है, क्लियर, आपके निडल है, आपका बीकर है, क्लियर, आपकी पेट्री डिश है, जो भी इक्विपमेंट हैं आपके वो सारे इसके अंदर रख दिए जाते हैं। एक और चीज, ये जो आपके पेट्री डिश है, चाहे बीकर है, चाहे आपकी फोर्सेप है, चाहे आपकी निडल है, जो भी इक्विपमेंट यहां पर काम में आ रहा है, इसके ऊपर सिल्वर फॉइल रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं। ऐसा क्यों होता है?
समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपने इसको स्टरलाइज कर लिया, प्रेशर कुकर की जो टेक्निक बताऊंगा अभी, और आप जब इसको इसमें से निकालेंगे, अगर मान लीजिए आपके हाथ पर अगर बैक्टीरिया या जर्म प्रेजेंट है, क्लियर, तो जैसे ही आपने इसको टच करा तो वो इस पे आ जाएंगे ना, आपकी जो टेक्निक है ना, ये क्या हो गई, फेल हो जाएगी, मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपकी जो इक्विपमेंट है इसके ऊपर क्या होता है, जो सिल्वर फॉइल है वो रैप कर देते हैं। इसी क्या होता है, आपने इसको उठाया, उठाने के बाद आप क्या करते हैं, इसको जो आपने सिल्वर फॉइल हटाई है ना, और ऐसा हटा दिया, और जहाँ पर भी आपको बताऊंगा लेमिनार फ्लो होता है वहाँ पर आपने इसको रख दिया और रैप को आपने हटा दिया। यही बात समझ में। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है ना, पेंडेमिक चल रहा है, मान लीजिए मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई, तो वो उसमें पैक आती है, सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको सैनिटाइज करता हूँ। सैनिटाइज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस पर एक कट लगाता हूँ। कट लगाने के बाद उस जो ऊपर की जो उसका कवरिंग है उसको पकड़ता हूँ, क्लियर, और जो अंदर जो भी मैंने चीज़ मंगाई है, क्लियर, उसको मैं एक झटके से नीचे गिरा देता हूँ, क्लियर। अब जो रैप है उसको मैं डस्टबिन में डालता हूँ, तो उसके तो मैंने हाथ लगाया नहीं ना, क्लियर। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये बीकर है, क्लियर, और ये सिल्वर फॉइल है। अब समझना पहले, अगर मैंने इसके अंदर रख दिया, क्लियर, और ये स्टेलाइज हो गया, चलो ठीक है, ऊपर है ना, अब मैंने इसकी वापस हाथ टच करा, तो बताओ इस पे बैक्टीरिया आ जाएंगे ना इसकी सरफेस के ऊपर। तो इसकी सरफेस को तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेलाइज करना चाह रहे हैं ना, है ना। इन सब की क्या है, ग्लास का बना हुआ है, ये मान लो मेटल का बना हुआ है, इनका ऊपर से सरफेस स्टेलाइजेशन होता है इनका। इस टेक्निक को बोलते हैं सरफेस स्टेलाइजेशन, क्लियर। सरफेस से आप बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, या जो है वो खत्म कर रहे हैं, क्लियर। इनके अंदर तो बैक्टीरिया तो अपन मतलब ही नहीं। तो जो आपकी इक्विपमेंट है, इनके सरफेस के ऊपर से, सतह के ऊपर से आप बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसको बोलते हैं सतह रोगाणुनाशन, सरफेस स्टेलाइजेशन। पर आप सिंपल इसको ऐसे रख दोगे, फिर बाद में आप इसको खोल के सीधे ऐसे हाथ लगा दोगे, तो यार क्या मतलब रहा आपका सरफेस स्टेलाइजेशन करने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में भी आपके हम क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल है, इस सिल्वर फॉइल में इसको रैप कर देते हैं ऐसे। क्लियर। अब इसको इसके अंदर रख दिया। अब आपने इसका स्विच ऑन करा, वाटर जो टेक्निक है, यहां से वाटर गर्म होगा, वाटर वेपर, तो वाटर वेपर इस जाली में से होके इसकी सरफेस पे आएगी नहीं आएगी। और आप जानते हैं हॉट वाटर के कंपेयर में वाटर वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी जो जलाने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। एक मान लो आपके उस पर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर गिरे और 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर लग जाए, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ना। एक बार मैंने गरम गरम चपाती लेके आई थी मम्मी, बिल्कुल फूली हुई। अब क्या हुआ, मैंने उस पर ऐसे गलती से हाथ मार दिया, तो भाई साहब उसकी साइड से ना इतनी भयंकर वेपर निकली कि कितने सेकंड की निकली होगी, खट, बस उसने पूरा हाथ जला दिया। 4 दिन तक वो फपोला बन के घूमता रहा। तो समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो आपने इसको रखा, तो जो वाटर वेपर है वो जाली में से अंदर आएगी, उसकी सरफेस पर जो बैक्टीरिया है उसको एज ए टेम्परेचरली, है ना, या हीट से क्या है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा, ये पूरा पैक है, वेपर ऊपर जाएगी, और आप जानते हैं वाटर के कंपेयर में वेपर उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगी, और उस प्रेशर से भी इसकी सरफेस पर, टेम्परेचर से इसकी सरफेस पर जो भी बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
सिल्वर फॉइल के ऊपर भी और सिल्वर फॉइल के जो अंदर ग्लास के अंदर है वो भी। क्लियर? अब समझना। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, बंद करके स्विच, ठीक है, आपने जितनी टाइम उसको चलाना है आपने चला लिया, आपने इसको ओपन करा, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टरलाइज हो गया, आपने इसको ओपन करा, ठीक है। मैं हैंड वॉश करके ही इसको खोलूंगा, मैं सैनिटाइज भी कर लूंगा। क्लियर? अब उसके बाद अब मैं इसके से हाथ लगाता हूं। अब हाथ लगाने के बाद मान लीजिए इसकी सिल्वर फॉइल के ऊपर मान लो बैक्टीरिया आ गए। क्लियर? या मान लीजिए मैं यहाँ से लेके इसको लेमिनार फ्लो तक लेके जा रहा हूँ, था ना, कहीं पहले लैब में किस टेबल पे रखना भी पड़ता है लेमिनार फ्लो तक ले जाने के लिए, कुछ भी XYZ, बैक्टीरिया ऊपर सरफेस पे आ गए। क्लियर? अंदर तो नहीं गए ना। अब मुझे क्या है, लेमिनार फ्लो तक लेके जाना है इसको। अब लेमिनार फ्लो पे मैं ले गया, जैसे मान लीजिए आपका लेमिनार फ्लो है, आपको बताऊंगा लेमिनार फ्लो एक, ये भी एक मशीन होती है। आप इस लेमिनार फ्लो के अंदर इसको लेके गए। क्लियर? अब आप क्या करोगे, इस सिल्वर फॉइल को हटाओगे, देखिए मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा, और सीधे इस लेमिनार फ्लो के अंदर क्या है, अब देखना, मान लीजिए जो मेरा दूसरा वाला जो हाथ है ये लेमिनार फ्लो की सरफेस है, ये इसमें मैंने डाल दिया। बताओ कहीं से मेरे इस हाथ ने इसको टच किया क्या? नहीं ना, तो बैक्टीरिया इस पे लगे रह जाएंगे, इस पर नहीं आएंगे। इसलिए ना इसके ऊपर क्या है, सिल्वर फॉइल है वो रैप की जाती है। तो मैं आपको कह रहा था, बातों बातों में आपको टेक्निक भी समझा दी। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है ये वेपोराइज होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये वेपर इन जाली से, इस जो छिद्र हैं, पोर हैं, इनसे इस जाली के अंदर आती है, और वेपर के टेम्परेचर से जो आपके ये इक्विपमेंट रखे हुए हैं इन पे जो जर्म हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। क्लियर? अब एक तो टेम्परेचर, दूसरा वेपर है, एक प्रेशर क्रिएट करेगी, उस प्रेशर से भी क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो ऑटोक्लेव टेक्निक है, एक तो ये टेम्परेचर से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, और दूसरा ये प्रेशर से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको समझना चाहिए, है ना। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था मेरे से प्रैक्टिकल में यही पूछा था कि मान लीजिए आपके पास ऑटोक्लेव अवेलेबल नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, क्लियर, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपका ऑटोक्लेव खराब हो गया है, तो आप अब इसको स्टरलाइज कैसे करेंगे? क्लियर? तो ये तो किस्मत अच्छी है कि मुझे पता था। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रेशर कुकर में स्टरलाइज कर लूँगा, है ना। पर प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ती है, ठीक है। प्रेशर कुकर की एक लिमिट होती है, आप बड़े बीकर उसके अंदर नहीं कर सकते, बट प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल इसके सिमिलर है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपके इसको बोलते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन। क्लियर? सतह रोगाणुनाशक। तो ये ऑटोक्लेव मशीन ये काम करती है। इसलिए आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या टिश्यू कल्चर के अंदर आप जो भी इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं उनको सरफेस स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना, अगर बैक्टीरिया एंटर हो गया तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाने की। और ऐसा नहीं कि कितना भी आप सेफ्टी रख लो, बैक्टीरिया एंटर हो ही जाता है।
मैंने खुद ने 2-3 बार इसको बहुत सेफ्टी से टिश्यू कल्चर कराने की कोशिश की, बट लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया पे क्या होता है, डेवलप हो ही जाता है ना। आप अपन से कोरोना वायरस है, दिखता नहीं है ना, लेकिन हकीकत तौर पे ये है कि इसके पार्टिकल इतने बारीक हैं कि हम कितनी भी सेफ्टी रख लें, है ना, ये तो अच्छा है दिखता नहीं है। अगर दिखता होता ना तो हम सब हमारे घरों में दुब के बैठे रहते, लेकिन दिखता नहीं है इसलिए हम बेखौफ घूमते हैं, है ना। भगवान गॉड दिखता थोड़ी है, दिखता नहीं है तो हम मजे मारते रहते हैं। हाँ भाई, किसी को पाप करना है, पाखंड करना है, कर लेते हैं। और अगर भगवान घूमते भाई साहब वही ड्रेस के पूरा पहन के, हाँ भाई ये गलत काम कर रहा है, तो अपन सब, लेकिन हर चीज़ का अपना एक पहलू होता है ना। नहीं दिख रहा वायरस तब आप सेफ्टी बनाओ, है ना। दिख रहा होता तो पूरी दुनिया सेफ्टी बना लेती है। तो अपन पढ़े थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें मैं आपको मेथड भी समझा सकता हूँ, मैं इसमें आपको जो इसके टूल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी इसमें साथ साथ अपन डिस्कस कर सकते हैं ना। फिर अपन पढ़ेंगे इसको पूरा पढ़ने का, फिर अपन पढ़ेंगे अपने चैप्टर में क्या दे रखा है। आपको लगेगा हाँ सर आपने सारा पढ़ा दिया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब आप समझ गए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी आप मतलब समझ चुके हो, है ना। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि आपको एक सोर्स डीएनए चाहिए, स्रोत डीएनए चाहिए, है ना। अब मान लीजिए मैं वही वापस, हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। ये मान लीजिए आपकी ह्यूमन सेल है, क्लियर। और ये ह्यूमन सेल में डीएनए है, ये इसका न्यूक्लियस, क्लियर। ह्यूमन सेल है ये इसका। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। क्लियर। आपको ये डीएनए से अलग से निकालना है। क्लियर, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ह्यूमन सेल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, और मैंने 11th क्लास में बताया था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी हुई है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज। अगर ये दोनों एंजाइम अगर मैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दूं तो क्या होगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये दोनों एंजाइम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो आपका जो डीएनए है वो क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, या डीएनए का
क्लियर। अब बेटा एक चीज और, ठीक है ये आपको समझा दिया, लेकिन करते कैसे इसको फिजिकली, है ना। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा, जो आपकी ह्यूमन सेल है वो डाल दी, या एनिमल सेल है वो डाल दिया आपने। अब आप क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम आपने डाल दिया तो वो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन है उन सबको क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है। अब आपका जो डीएनए है वो क्या होता है, वहाँ उसके अंदर आइसोलेट हो जाता है, लेकिन आपको तो एक्सट्रैक्ट करना है ना, बाहर निकालना है ना, है ना। जैसे आप जब दही में भिगोते हैं तब उसमें बटर मक्खन प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपको उसको ऊपर लाना है ना, इसको प्रिसिपिटेट करना है ना, तो इसके लिए इसमें मिलाते हैं चिल्ड एथेनॉल। क्या मिलाते हैं, चिल्ड इथेनॉल या एथेनॉल। इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाते हैं। चिल्ड का मतलब जानते हैं कि आइस के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना। आपने किया तो डीएनए होता है ना, वो क्या होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है, और उसके बाद आप इसको जो निडल है या फोरसेप है उससे आप क्या कर लो, उसको अलग निकाल लो, है ना। इसको बोलते हैं स्फूलिंग। अपने राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर है ना। अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम टेक्निक पढ़ रहे हैं साथ साथ ये चीज़ भी नॉलेज में रख लें। बोर्ड के अंदर जो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है अपन वो पढ़ लेंगे, पर समझने की कोशिश करना। तो अपने डीएनए क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। क्लियर। तो पहली चीज आपके समझ में आ गई होगी ना। मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, ये लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब, ये आपने इसको पकड़ रखा है, आपने इसमें ये ह्यूमन सेल डाल दी। अब आपने इसमें क्या कर लिया, ये दोनों एंजाइम डाल दिए, लाइपेज और प्रोटीज। अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी और इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन जैसे आप इसमें चिल्ड एथेनॉल मिलाओगे तो क्या होगा, डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाएगा बटर की तरह। ऐसा नहीं कि थ्रेड की तरह नजर आएगा जो आप मॉडल पढ़ते हो ना, थ्रेड की तरह नहीं, वही बटर की तरह। फिर आप इसको फोरसेप की तरह बाहर निकाल लो तो इसको बोलते हैं स्फूलिंग। स्फूलिंग, है ना। क्लियर। तो आई होप इतनी बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। तो आपने डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो एक टेक्निक तो आपने पढ़ ली, कौन सी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए का पृथक्करण। क्लियर। अब आपके पास जो डीएनए है इसको आपको छोटे छोटे या स्मॉल पीसेस के अंदर काटना है। और मान लीजिए आपका डिजायरेबल जीन है तो आपने डीएनए को क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट में काट दिया। तो दूसरा आपका जो पॉइंट है, cut the DNA into
स्मॉल डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। बेटा डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में हमको काटना है, और मैंने आपको बताया था कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए जिसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट या छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं ना, आणविक कैंचिया। लेकिन ये एंजाइम दो टाइप के होते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। एक था रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, और एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और एक क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्लियर? एक्सोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज दोनों डीएनए को काटते हैं, लेकिन आपको बताया था मैंने एक्सोन्यूक्लिएज जैसे आपका ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये क्या करता है? डीएनए को किनारों से काटना चालू करता है ऐसे। क्लियर? और एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को बीच से एक स्पेसिफिक एरिया से काटता है, इसको पैलिंड्रोमिक रीजन बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, पैलिंड्रोमिक रीजन। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए को किनारे से काटता है, और एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को क्या है? मिड से काटता है, एक स्पेसिफिक रीजन से काटता है, और उसको पर बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रीजन। उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में काटता है। तो यहां पर हम जो एंजाइम काम में लेते हैं, ये लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? डीएनए को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काटता है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक लाइन तो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या? राइट नेम ऑफ एंजाइम विच कट द डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट। उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। आंसर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? इस क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।